नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी के PYQ की हमारी इस सीरीज़ में। और आज ये ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक वीडियो कर लिया है, उसमें ना कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे बीच वाले। उसके बाद हम लोगों ने 183 समथिंग इससे स्टार्ट किया था, क्योंकि ना बीच वाले क्वेश्चन जो थे ना अच्छे से छपे नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो वाले हटा दिए थे फिर। और उसमें हमने लगभग जो है अच्छे खासे प्रश्न किए हुए थे। और आज हम करेंगे यहाँ से। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था उसमें ये वाला। लास्ट क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। तो अमरावती हमने उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। अब देखेंगे आगे। और आज प्रश्न देखेंगे पहला वाला। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया। तो 1950 में इसका गठन हुआ था, लेकिन ऑप्शन में कुछ दिया नहीं गया, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और आंसर क्या है इसका? 1950। ठीक है, देखो दिया गया है केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन भारत सरकार ने वर्ष 1950 में किया, जबकि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। आगे प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो है कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी यहाँ पे पूछा गया है, तो कौन सी है? वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल जो है 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका नारा था। ठीक है, आगे देखेंगे, वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ जो नदियाँ हैं वो समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। ठीक है, और डेल्टा और एस्चुरी ये बनाती है, एस्चुरी जिसे कहते हैं। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ स्थित है? ये है सतलज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, निर्मित है ना। और ये राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की होगी फिर ये, है ना। आगे देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइटस कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइटस इन्हें कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक आम की प्रजाति नहीं है? देखो, जो ये सरबती है ना, ये गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? ये गेहूं की प्रजाति है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आम की प्रजाति ये सब होती है। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से हैं? तो सबसे बड़े जो हिमानी है निम्न में से कौन से हैं? महाद्वीपीय हिमानियों को सबसे बड़े जो है हिमानी कहा जाता है। यदि एक व्यक्ति 180 जो है देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या करता है? तो क्या होता है? देखो, ऐसे में एक दिन घटता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भारत का दक्षिणवर्ती क्षेत्र है? यानी कि देखो ये वाला इलाका दक्षिणी, तो कौन सा इसमें? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, देखो भारत अर्थात जो संपूर्ण भारत है उसका संपूर्ण भारत है उसका सुदूर दक्षिणवर्ती बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। जबकि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे दुधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है? तो दुधातोली जो श्रेणी है उसमें से कौन सी नदियों का उद्गम है? तो कौन सी नदियों का है? पूर्वी नेयार और पश्चिमी नेयार का। इसके अलावा अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी 1976 में। तो 1976 ऑप्शन एक ही है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अप्रैल 1976 में अपनाई गई थी। यद्यपि यह नीति 1976 में अप्रैल में तैयार की गई थी, और इस नीति का उद्देश्य देश की जनसंख्या में वृद्धि दर को कम करना था, जिससे कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को जो है बाधा माना जाता था। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है अमरकंटक से। यह भी ना कूट वाले में भी हमने देखा था, वाला प्रश्न। आगे देखेंगे, आगे इसमें बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो बांग्लादेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? अगर आपने इस तरीके से मैप अगर अपने दिमाग में रखा हुआ है, आपने देखा होगा ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, और ये मेघालय भी है यहाँ पे, और ये सिक्किम है ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल ही अलग है ना अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। मैप के थ्रू हो जाएगा ईजिली। ठीक है,
आगे देखिए, किस देश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और कितनी है? 4096 किलोमीटर। और चीन के साथ हमारी कितनी है? 3488। अब ये भी आ सकता है सबसे लंबी पूछा सबसे कम, तो कम किसके साथ होती है? अफगानिस्तान के साथ। और कितना है? 106। तो इन सभी को एक बार रिवीजन भी यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी है? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है और कितनी है? 4096 किलोमीटर। इसी के साथ ही चीन देखो 3488 है, ठीक है। पाकिस्तान 3323 है और नेपाल की 1751 है और म्यांमार की 1643 है और भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर है। तो 106 यानी कि सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन चीज़ों को लेकर कंठस्थ हो गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? तो सागौन तथा साल किसके जो है उत्पादक हैं? ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो है पतझड़ी वन के जो है वो हैं उत्पादक हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। आगे देखेंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखो, जो हीराकुंड बांध है ना, ये है महानदी पर, ठीक है। और 1937 में सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी, है ना। और 2021 में इसके पास में जो है ना, उसे जो है आई थिंक रामसर स्थल घोषित किया था। देखो, हाँ दिया गया ना, इसमें जलाशय जो था इसके पीछे वाला। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? देखो, ये ना चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान में क्या है आप एक बार देख लेना, लेकिन ये तो कब आया है? 2017 में आया है क्वेश्चन। तो हिसाब से इसका आंसर क्या है? रानीगंज है इसका आंसर, ठीक है। अभी वर्तमान में चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। चलो अब देखेंगे आगे। अब है प्रकृति में किलस टोंगेमस पुष्प होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्वपरागण, यानी कि अपनी प्रकृति में जो है क्लिस टोंगेमस पुष्प परागकण प्रकृति के होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों में परागकोश और जो है वर्तिकांग एक दूसरे के पास होते हैं, हमेशा बंद होते हैं। इन्हें जो है निमिलित पुष्प भी कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम परमाणु रिएक्टर था। तो भारत के द्वारा जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये क्या था? अप्सरा था। इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कई बार, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की है, देखो, मडुआ भी है, झंगोरा भी है, धान भी है, जिसमें पानी ज़्यादा लगता है ना, और बरसातों के पहले पहले या उसके ठीक कुछ समय पहले बोई जाती है। ये सभी खरीफ की फसलों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। देखो, खरीफ फसलें, भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसलें वह होती हैं जो जून जुलाई में, देखो जुलाई के बाद क्या बारिश आ जाती है ना, फिर अक्टूबर नवंबर में जो है तथा अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है। और इन फसलों की अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है और पकते समय इन्हें सूक्ष्म वातावरण में आवश्यकता होती है। और प्रमुख फसलें कौन कौन सी? धान, चावल जिसे कहा जाता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर और सन, जूट और कपास और मटर, ठीक है। आपने देखा होगा ठंडों में मूंगफली आती है, यानी कि अभी उसको रोपने का टाइम हुआ है, ठीक है, यानी अब तो उग भी गई होगी काफ़ी अच्छी। आगे देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भू सन्नति में हुई है। तो कौन सी? जो है तैथिस भू सन्नति में हुई है। भारत में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे, ठीक है, की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। आपने देखा होगा इनके बारे में कि काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अब देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था। ये भारत के नैनीताल भारत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर में पड़ता है और कुछ इलाका इसका पौड़ी में भी पड़ता है, ठीक है। और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट उद्यान रख दिया गया और बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला ये पहला जो है पार्क है। और कब हुआ था बाघ परियोजना? 1973 में, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आगे देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये है राजस्थान में, सवाई जो है माधोपुर जिले में स्थित है और 392 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अलावा चीते, हाइना दलदल, मगरमच्छ पाए जाते हैं। और रणथंभौर उद्यान से ही सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी और इसे टाइगर अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। टाइगर अभयारण्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रणथंभौर से ही हुई थी 1973 में, ध्यान में रखना। अब आगे है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क,
ये कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित वेनरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई। 2006 में देश का पहला तितली पार्क यही स्थापित किया गया। और देश का पहला तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? 2006 में ये किया गया था कर्नाटक में, बेंगलुरु में, ठीक है। और यहाँ जंगली बिल्लियाँ, भारतीय जो है तेंदुए, बाघ, चीते, हाथी आदि को देखा जा सकता है। आगे है, देखो अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है ना, तो ये कहाँ है? पेराम्बूर में, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया गया है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह है नीलगिरी में। देखो, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसे वर्ष 1986 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1986 में। 1986 में, एक सेकेंड, हाँ, तो कब किया गया था? 1986 में इसे किया गया था। आगे है, इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। तो कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो TKK, ठीक है, TKK करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित स्थित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनमें से कच्छ का रण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आगे देखेंगे, जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 1988 नंदा देवी, और सुंदरवन 1989 और ग्रेट निकोबार 1989 में किया था लोगों को साथ में। गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? तो किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? वो है गंगा से। तो किससे होगी? गंगा से, ठीक है। देखो, गंगा नदी की सहायक नदियां बाएं ओर से मिलने वाली रामगंगा, करुणा। गंगा नदी की सहायक नदियां देखो, बाएं ओर से मिलने वाली रामगंगा, करुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानदी हो गई। गंगा की दाएं ओर से मिलने वाली कौन सी? यमुना, टोस और सोन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, धनकी, तिस्ता एवं मानस। आगे देखेंगे, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाएं ओर से मिलने वाली सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सिंधु की सहायक नदियां दाएं ओर से मिलने वाली जो है श्योक, काबुल, कुरुम और कोमल। आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है, तो कौन सा? वो है धारवाड़ शैल। देखो, भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार आधार पर देखा जाए तो भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के उनके निर्माण क्रम में प्राचीन से नवीन के अनुसार कौन कौन से है? देखो, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विधियन और गोंडवाना, ठीक है, और दक्कन ट्रैप टर्शियरी, वह जो है क्वाटनरी क्रम में चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे धारवाड़ शैल। तो इन चट्टानों का निर्माण आक्रियन क्रम की चट्टानों में अपरदन के निक्षेपण में हुआ है, और ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और अरावली पर्वतमाला का निर्माण इसी क्रम में चट्टानों से हुआ है। इस क्रम में चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ में शिमोगा जिले में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें धारवाड़ धारवाड़ नाम दिया गया है। धारवाड़ क्रम में चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और क्योंकि अधिकांश जो धात्विक खनिज इस क्रम में चट्टानों में पाई जाती हैं। कडप्पा चट्टानें ये अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम में जो है चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण में से हुआ है। गोंडवाना शैल, इन चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस में जुराफिस काल के बीच हुआ है, और जो है गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम से हुई है। देखो, विद्य शैल देखते हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण कडप्पा, ठीक है, चट्टानों के अवसादी के निक्षेपण से हुआ है। ये चट्टानों में जीवाश्म के एक प्रमाण पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं, और विद्य क्रम में चट्टानें मालवा के पठार, सोनघाटी और बुंदेलखंड आदि प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस संरचना की चट्टानों का उपयोग इमारतें, घर का निर्माण कार्य करने में किया जाता है। लाल किला, जामा मस्जिद और सांची का स्तूप जैसी कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इस संरचना में पाई जाने वाली लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है। मध्य प्रदेश का पन्ना की खाने और कर्नाटक की गोलकुंडा की खाने जहाँ हीरा पाया जाता है, और ये विद्य क्रम की चट्टानों में स्थित हैं।
यानी कि विंध्य में। ठीक है, आगे देखिए जानवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है। यहाँ पे जानवी नदी की बात हो रही है। तो जो जानवी नदी है वो है भागीरथी। तो वो क्या है, वो भागीरथी नदी की मुख्य नदी से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड में है ना वैसे भी। चलो आगे देखिए निम्न में से कौन सा छत्रकशिला पाई जाती है। निम्न में से छत्रकशिला पाई जाती है, तो छत्रकशिला कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में। आगे देखेंगे वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड भारत में स्थान है। तो उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है, 25वां जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व यहाँ पे पूछ रहा है, तो घनत्व 25 स्थान पर है। वह वन कानून से संबंधित है, तो वन कानून से संबंधित कौन सा है, यह है तिलाड़ी कांड। देखो दिया गया उत्तराखंड में टिहरी में वर्ष 1930 में घटित तिलाड़ी कांड का संबंध वन कानून से है और ब्रिटिश सरकार द्वारा वनों की सीमांकन के लिए स्थानीय ग्रामीणों को उन्हीं के जंगलों की सीमा पर बांध दिया गया था और ये स्थानीय गढ़वाली लोगों का वानिकी नियम नीतियों के खिलाफ एक सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1930 में। आगे है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई, 1965 में की गई। देखो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में की गई और ये दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के साथ भारत में प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किसमें होता है, ढलदा लोहे में होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसालों के लिए जाना जाता है ना ये। नीचे दिए गए किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देखो दिया गया है सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के, जो सूर्य का मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी के शासनकाल के दौरान निर्मित करवाया था। भारत में उड़ीसा के अलावा 6 अन्य सूर्य मंदिर भी हैं जो निम्नवत हैं। बिहार के औरंगाबाद में, गुजरात के मोढेरे में सूर्य मंदिर है और 1026 ईस्वी में सोलंकी शासक भीमदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कश्मीर में मार्तंडेय सूर्य मंदिर है और आंध्र प्रदेश में अरसावली का सूर्य नारायण मंदिर है और बेलाउर सूर्य मंदिर है ना बिहार में, और राजस्थान के झालवाड़ में भी झालरा पाटन सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग सूर्य मंदिर हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात कौन करता है, चीन करता है। ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ, करंट में ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, आपको उस हिसाब से देखना है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा वार्षिक मेला ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, वो है कर्नाटक में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना निम्न में से कौन शामिल नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, देखो दिल्ली चेन्नई कोलकाता, दिल्ली चेन्नई कोलकाता, दिल्ली चेन्नई कोलकाता, और ऊपर वाला टॉप वाला दिल्ली हो गया, नीचे चेन्नई हो गया, कोलकाता, हैदराबाद कैसे आ गया, हैदराबाद नहीं होगा इसका आंसर, तो हैदराबाद नहीं है इसका आंसर। ठीक है, देखो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ते हुए 5846 किलोमीटर लंबे, कितना है 5846 लंबे राजमार्ग को 4 अथवा 6 मार्गी बनाया गया, जिसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना था, तो दशकीय वृद्धि दर कितना है 18.81 है। ठीक है, आगे देखेंगे लदिया सहायक नदी है, तो लदिया किसकी सहायक नदी है, यह है काली नदी की। देखो लदिया नदी की सहायक नदी है, लदिया नदी किसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है, पिथौरागढ़ से होता है। ये उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी पर मिलती है और काली में यह चूका चंपावत के पास मिलती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, कौन, लदिया नदी। आगे देखेंगे यमुना, ये उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत से दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 1300
76 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतवा, टोस आदि। गंगा देखो, गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल के हिमालय से गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 यानी कि 2525 इसकी किलोमीटर लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? महाकाली, करनाली, गंडक, सरयू, यमुना, सोम नदी और महानदी। टिहरी बांध परियोजना बिजली उत्पादक प्रारंभ में हुआ था, तो कब से शुरू हुआ था? 2006 से। और ये भी आता है 2004 में यहाँ पे भूस्खलन भी हुआ था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। और ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियां भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है तथा इस बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट है। और ये टिहरी परियोजना 1972 में आयोग ने स्वीकृत की थी और इस परियोजना को वर्ष 2006 में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। अब देखो, अब क्या दिया गया है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। देखो, नेशनल तो सब में है, ठीक है, थर्मल तो टी से क्या हो गया? थर्मल हो जाएगा, टी से। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे प्रश्न देखो, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का क्या है? कर्क रेखा डैश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत और सऊदी अरब से। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है और कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, ठीक है। इसके अलावा ना एक चीज़ और है, वो नहीं आता कि कर्क रेखा मकर रेखा किसको कौन काटती है, तो आप इसकी ना एक ट्रिक याद करो जरा। मैं एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। क्या ट्रिक है? इससे ज़्यादा जुम हो नहीं रहा है। ट्रिक है माली कम। एक सेकंड में आपको ना ट्रिक बता रही हूँ, कौन सी नदी किसको 2 बार काटती है, ऐसा प्रश्न आता है ना, आ भी सकता है। माली कम भूखा, भूखा होगा यहाँ पे, ठीक है, भूखा या जा, भूजा, ठीक है। देखो, मौ से क्या हो गया? माही नदी, माही नदी, एक सेकंड। हाँ, तो देखो, माली है ना, तो मौ से क्या था? मौ से था मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? कौन सी नदी काटती है? वो लिम्पिपो नदी। तो माली हो गया ना आपका कंप्लीट। अब देखो, कम तो कौ से क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? माही नदी काटती है, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब भूखा लिखा ना यहाँ पे, बहुत सी क्या होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा को कौन 2 बार काटती है? उसके 2 नाम है, एक है जायरे और एक है कांगो। तो जायरे या फिर कांगो, जैसे भूखा लिखा है ना, तो कांगरो, कुछ भी आ जाए। तो आई होप कि आपको ये याद हो गई होगी, ठीक है। नहीं हुई तो एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएगी। आगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। आगे देखेंगे, निम्न में से भू आबद्ध पतन है, तो कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटक से हुआ है? तो किसका? दक्कन का पठार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न तो आते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील बताओ कहाँ स्थित है? तो लोकटक जो झील है मणिपुर में स्थित है, ठीक है। देखो, लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और ये जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जल की सतह ऊपर तैरती फुमदी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। और इस झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है और ये रामसर साइट भी है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ध्यान में रखना। अंडमान निकोबार को अलग करती है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इजी था ये क्वेश्चन भी। आगे प्रश्न है, देखो, निम्न में से भारत में कौन सा राज्य, निम्न में से भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसकी भी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार करके। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये भी है, छौ भी है, मित्र त्रौ भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी है, लेकिन उड़ीसा नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा,
ठीक है। देखो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक है मित्र पर घमचा झाड़, ठीक है, एक बार देख लेना। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच मध्य रेखा के उज्जैन शहर से होकर, जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है इससे होकर गुजरती है, अतः विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी तटीय मैदान गोवा के से जो है केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? कोकर्ण, कन्नड़, मालाबार। तो कोकर्ण, कन्नड़ और मालाबार। तो यहाँ पे केरल तक पूछा है ना, गोवा से केरल तक का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। आप ना इसको एक बार ऐसे मैप में बना लेना, आपको याद हो जाएगा। कोकर्ण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल। तो इसने ये वाला इलाका पूछा है हमसे, तो हमारा जो है मालाबार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, आ जाएगा। देखो भारत में पश्चिमी घाट व अरब सागर के मध्य समानांतर रूप से उत्तर से दक्षिण में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात से गोवा तक कोकर्ण तट कहते हैं, जबकि मालाबार तट उत्तर से गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी घाट में पहाड़ मानसून में आने वाले बादलों को बाधित करके इन्हें जो है पश्चिमी मुखों में वर्षा गिराने को विवश कर देता है, ठीक है। एक बार वो ट्रिक देख लेना, एक बार जो मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है मुंबई वाला। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, और मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी मुंबई के प्राकृतिक गहरे पानी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये तरल रसायन, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जो है संभालने के लिए 4 जेटी के साथ कार्गो यातायात प्रबंधन कराता है। इसे फ्रेंड बे के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड बे भी कहा जाता है। तो बंदरगाह से जुड़े प्रश्न भी आते हैं। अब मैं आपको ना इसको मैप के द्वारा समझाती हूँ एक बार। तो ये देखो मेरे नोट्स है ना, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले ना जो आर ओ को हुआ था 2023 में, उसमें भी प्रश्न आया था कि किसका नाम बदल दिया गया। देखो भारत में जो बंदरगाह है ना, वो बंदरगाह कितने हैं? लगभग 200 हैं, छोटे बड़े, ठीक है। और इसमें 13 जो है इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। आगे कृत्रिम, और ये कितने कैसे होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन है ना, जिनके बारे में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला है ये वाला, विभाजन के बाद विकसित कौन सा था? कांडला। देखो कांडला कहाँ पर है, ये भी आ सकता है। तो कांडला कहाँ है? गुजरात में है सबसे पहले, ठीक है। और इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया? ये ज्वारी पतन भी है, और इसका नाम दीन दयाल कर दिया गया, दीन दयाल, ठीक है। ये किसका? कांडला का। कांडला कहाँ पर है, ये प्रश्न आ सकता है। कांडला है हमारा, कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ज्वारी पतन भी से कहा जाता है, इसका नाम दीन दयाल कर दिया गया, ठीक है। और फिर एक मुंबई में है, जिसे बड़ा मुंबई कहा जाता है, वहाँ पे है। एक है जवाहरलाल नहावा सेवा। तो नहावा सेवा किसका नाम बदल के नहावा सेवा जवाहरलाल कर दिया गया? नहावा और जवाहर। आप देखो कहीं ना कहीं सेम सेम लग रहा है ना। तो अगर आप उस टाइम पे प्रश्न आया था कि नवाहा सेवा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया। ये प्रश्न आया था उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या प्रश्न पूछा गया है? सबसे बड़ा जो है कौन सा है बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखो गोवा में कौन सा है? मारमा गोवा बंदरगाह है। और कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर है। और कालीकट तो हो गया, केरल में है। कोच्चि देखो, कोच्चि कहाँ है? कोच्चि भी केरल में है। कालीकट और कोच्चि, ठीक है। इसी के साथ ही देखो तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है? ये भी पूछ सकता है, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। आगे है चेन्नई। कृत्रिम सबसे पुराना, तो कृत्रिम और सबसे पुराना कौन सा है? चेन्नई है ना। और एन्नौर कृत्रिम है। एन्नौर भी कैसा है? ये भी आ सकता है। एन्नौर कैसा है? एन्नौर कहाँ पर है? एन्नौर चेन्नई और तूतीराम कहाँ है? सबसे पहले तमिलनाडु में है। और एन्नौर कैसा है? कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम है। आगे देखेंगे सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापत्तनम। प्रश्न आएगा सबसे बड़ा कौन सा? अभी जैसे प्रश्न आया था, देखो प्रश्न देखो प्रश्न कहीं से नहीं बनते भाई, यहीं से बनते। देखो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई है ना। और देखो यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। और कंडाला कौन सा है? विभाजन के बाद विकसित होने वाला, और इसका नाम दीनदयाल कर दिया गया। कंडाला कहाँ है? गुजरात में, ये भी हमने पढ़ लिया। और जवाहर नेहरू नहासा सेवा इसका पहले नाम था। मार्गा गोवा लास्ट में लिखा, तो गोवा आप याद कर लेना, ठीक है। न्यू मंगलोर करके जगह कहाँ है? कर्नाटक में, आपको याद हो गया होगा। कालीकट केरल के तट पर है, आपको पता ही होगा। कोच्चि भी केरल, कालीकट और कोच्चि तो आपको ध्यान में हो गया होगा, केरल है, ठीक है। अब आपको ये 3 याद करने हैं, कौन से? एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई, ये तीनों कहाँ है? ये है हमारे तमिलनाडु में। और इसमें कृत्रिम कौन सा है? एन्नौर वाला है। और सबसे पुराना कृत्रिम कौन सा है? चेन्नई है। इसी के साथ ही सबसे गहरा कौन सा पूछा जाता है? सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापत्तनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है,
ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है ना कहाँ है, सबसे गहरा कहाँ पर है, जिस तरह से उन्होंने सबसे बड़ा पूछा हमसे। इसके अंदर पारदीप भी है एक, और एक है डलिया सहायक, ये तो हुडली ऐसे सहायक वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार देखने के लिए सही रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आगे प्रश्न है, उपग्रह मौसम निर्देशालय स्थित है, तो उपग्रह मौसम निर्देशालय स्थित कहाँ है, नई दिल्ली में। सन 2011 ईस्वी की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, तो क्या है, 17.64। ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, गद्दी यानी कि जौनसारी द्वारा, नहीं जौनसारी नहीं, किसे बोलते हैं उसे, गद्दी वैसे तो ये उनकी है ना, कहाँ होती है ये, हिमाचल प्रदेश साइड में, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो भोटिया लोग करते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, मैथ करके जगह होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। चलो आगे देखेंगे। मांजुली द्वीप स्थित है, तो मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे, देखो ये, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे यहाँ पर है। यहाँ पे किस क्या है, यहाँ पे है प्रयागराज। मैं तो इस प्रश्न को ऐसे ही कर दिया, अब आप सोचोगे ऐसे कैसे कर दिया, अभी बताती हूँ कैसे किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्रयागराज। देखो भारतीय रेलवे में जो है कुल 18 जोन है, इसमें से एक उत्तर मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, और 2019 में बने 18 जोन में से कुछ दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय जो कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। इन्होंने बोला 2019 में लेटेस्ट बना हुआ है, और 18वें जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण तटीय रेलवे जो बना है 18वां 2019 में, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो है विशाखापट्टनम में। अब मैं आपको बता दूँ इसको आपको ध्यान में कैसे देना है और याद कैसे करना है। तो ये देखो, ये है भारतीय रेलवे जोन, अब इनको याद कैसे करना है। ठीक है, देखो पहले देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट कब हुई थी, तो 16 अप्रैल जो है 1853 को पहली बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है ट्रेन चली थी। तो कहाँ से, मुंबई से थाने तक का, और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक का। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, रिवीजन हो गया। और उसके बाद कब चली थी, कोलकाता से रानीगंज तक का, और 1854 में। ठीक है, और 1884 में उत्तराखंड में आई थी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद करना है कि कौन सा कहाँ पर है। अभी क्वेश्चन यही था ना कि मध्य उसका कौन सा है, क्या प्रश्न था कि मध्य, क्या प्रश्न था, एक बार प्रश्न देखते हैं। ये देखो इन्होंने प्रश्न पूछा है उत्तर मध्य रेलवे। अब ये देखो उत्तर मध्य रेलवे ये है इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। ठीक है, तो आंसर आ गया ना, बस यही तो देखना है। तो अब देखते हैं इसको याद करने का एक आसान सा तरीका। ठीक है, तो अब तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आपको इन चारों को याद करना है, पहले जो चार हैं। ठीक है, चार कौन कौन से हैं, देखो चार, देखो कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बड़े बड़े शहरों को याद कर लो, कोलकाता हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे मुंबई हो गया, मुंबई का चर्च गेट हो गया, और यहाँ पे चेन्नई हो गया। ठीक है, अब ये चार याद हो गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही अब हम कौन से देखेंगे, बीच वाला मुंबई सेंट्रल वाला, ये सेंटर मुंबई है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। चलो अब ये चार याद हो गया, अब मध्य वाले याद करने हैं हमें, ये वाले ना, 1 2 3 4, ये सब मध्य वाले हैं। ठीक है, लास्ट वाले अभी देखेंगे। तो मध्य का देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मध्य का तो उत्तर मध्य, अगर उत्तर मध्य बोलेगा तो इलाहाबाद, प्रयागराज, और बाद, यहाँ पे भी बाद है और यहाँ पे भी बाद है, देखो, और यहाँ पे भी बाद, यहाँ पे भी बाद। ठीक है, तो बाद बाद करके आप यहाँ पे दिख देना, अभी मैं बाद की भी बताऊंगी बाद। ठीक है, तो बाद, यहाँ पे इलाहाबाद और यहाँ पे सिकंदराबाद। तो अगर पूछता है कि दक्षिण मध्य का क्या है, सिकंदराबाद, और यहाँ उत्तर मध्य कौन सा है, इलाहाबाद, ये भी याद हो गया होगा, मध्य। अब यहाँ के बाद यहाँ के देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पुर लगाना है आपको, यहाँ पे बाद, ऊपर नीचे, और यहाँ पे पुर। अब देखो पुर कैसे बता रही हूँ मैं आपको, देखो पुर का क्या सीन है, पुर का देखो जबलपुर और हाजीपुर। तो जबलपुर और हाजीपुर, अगर पूछेगा जबलपुर, अगर पूछेगा कि पश्चिमी मध्य कौन सा है तो जबलपुर, और अगर पूछेगा पूर्वी मध्य कौन सा है तो हाजीपुर। अब ध्यान में आ गया होगा, ये दोनों चीज़ें भी हो गई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब हमें कितने याद हो गए, 1 2 3 4, एक ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब इन 9 में से कहीं से भी पूछ लेना, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। कैसे, देखो अगर मध्य का पूछे तो बाद होगा, है ना, मध्य का बाद होगा तो इलाहाबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, ये उत्तर मध्य है, ये दक्षिण मध्य है। और अगर किसका पूछे, अगर पूर्वी मध्य पूछे तो हाजीपुर, पूर्वी का हाजीपुर हो गया।
ठीक है। और पश्चिमी का पूछे तो जबलपुर हो गया। देखो हांजी और हांजी जैसे पूर्वी जैसा लग रहा है ना, हांजी पूर्वी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जबलपुर देखो 3 वर्ड से मिला, पश्चिम भी 3-4 वर्ड से मिलकर बनता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इतने सारे हमें याद हो गए, ठीक है। अब हमें कौन सा याद करना है, उत्तर पूर्वी रेलवे। यहाँ पे मध्य नहीं है, रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे देखो गोरखपुर है, यहाँ गोरखपुर होता है इस इलाके में। उत्तर पूर्वी पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिमी रेलवे कौन सा है, जयपुर है, राजस्थान वाले इलाके में। ऐसे मैप से एक बार ध्यान में रख लेना, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, तो दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है ना, हुबली में है। और क्या है यहाँ पे देखो कोलकाता दक्षिण पूर्वी रेलवे, तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, तो दक्षिण हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो दक्षिण पूर्वी कौन सा है, ये है कोलकाता वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इतने याद हो गए होंगे। और लास्ट जो इन्होंने बोला जो 2019 में बना था ना, 19 वाला, ये कौन सा है, देखो दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम, और क्या है पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर। तो ये दोनों भी ध्यान रख लेना। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर और दक्षिण पूर्वी, हाँ दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ये भी कोलकाता है, तो कोलकाता ये सब काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और देखो दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, तो ध्यान में एक बार खुद से देखोगे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो गलत होंगे, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, आगे प्रश्न देखिए। विरही गंगा किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में बहती है, तो विरही गंगा किस जो है नदी के प्रवाह क्षेत्र में बहती है, भागीरथी और अलकनंदा के प्रवाह क्षेत्र में बहती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुई थी 1952 में लागू हुई थी, ठीक है, 1952 में। आगे देखेंगे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश पहला राज्य कौन सा है, तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला तो कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैसे भी आपदाएं बहुत आती हैं। भारत का वह राज्य जिसने कोरान घाट दर्रा स्थित है, तो कहाँ है, वो है राजस्थान में। हिमाचल पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किस स्थान में टकराने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो साइबेरियम। देखो इसमें ना दो ही चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी, एक तो साइबेरियन और एक यूरेशिया, लेकिन इन्होंने यूरेशिया इसका भूखंड का आंसर दिया है, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ही हो रहा था। देखो इसमें लिखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भूखंड के यूरेशियाई भूखंड के साथ टकराने के जो है परिणाम स्वरूप हुई है। हिमालय की उत्पत्ति को व्याख्या को लेकर कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट वानिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था, अफ्रीका से सटा हुआ था, जिसमें विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। बस यही दिया गया है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी करके आए हैं, तो जो है मार्मा गोवा पतन स्थित है। अब भी हमने देखा है ये मार्मा गोवा पतन कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये है गोवा में। मैंने आपको बताया भी था, मारवा गोवा लिखा हुआ है, गोवा करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, लिटरली बोल रही हूँ। वो मैप आपने देख लिया तो सही है। निम्न दिए गए विकल्पों में हारुल नृत्य का विषय क्या है, तो हारुल नृत्य का विषय क्या है, देखो पांडवों के जीवन पर आधारित है हारुल नृत्य, ठीक है। आगे देखेंगे, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो कलाम द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी द्वीप से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इतने रिपीटेड प्रश्न है। तो ये है व्हीलर द्वीप को। देखो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। और यह द्वीप भारत के पूर्वी तट के लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसका नाम देखो चेंज कर दिया गया, ये शायद मैंने उसमें आपको मेंशन नहीं किया गया, तो कौन सा है, व्हीलर द्वीप। अच्छा द्वीप तो हमने इस पर लिखा नहीं ना, तो व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो किससे है, इंद्रधनुष, तो ये संबंधित है टीकाकरण से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की नहर प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होती है, हरिके बैराज से। उत्तरांचल उत्तराखंड गठन का आंतरिक विधानसभा में कुल कितने सदस्य की, ये थोड़ा वाला प्रश्न आ गया शायद इसमें। देखो उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद आंतरिक विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी, 30 थी। 22 विधानसभा से, 8 सदस्य विधान परिषद से। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है, तो कोलकाता, ठीक है।
आगे देखो, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? तो 16 मुट्ठी। अब देखो प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंदिरा जो सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है? तो सबसे अधिक आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी हैं। निम्नलिखित देशों में से देश की सबसे अधिक सीमा लगती है। निम्नलिखित देशों में भारत की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 समथिंग। सबसे कम 106 अफगानिस्तान से। भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस जो है मानचित्रकार ने किया? तो किसने किया? रेड क्लिफ ने। इसका नाम इसलिए रेड क्लिफ पड़ गया। लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है? तो लक्षद्वीप क्या है? एक द्वीप है, मंगोल द्वीप भी इसे कहा जाता है, आई थिंक ऐसी कुछ होता है ना उसका नाम। भारत में ग्रामीण जो है महिला साक्षरता कितनी है? तो वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 53.63 समथिंग है। ठीक है। भारत में शिलोंग किस राज्य में स्थित है? शिलोंग कहाँ स्थित है? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? देखो 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है। हरा सोना क्या है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में तेंदुपत्ते को हरा सोना कहा जाता है, जिसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बांस को भी हरा सोना कहा जाता है। तो तेंदुपत्ता। चलो आगे बढ़ेंगे। गोकर्ण सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गोकर्ण सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। मैं कह रही हूँ ना, ये वो भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, चेंज भी हो सकते हैं वर्तमान के उसमें, लेकिन आप देख लेना कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ये तो खैर ठीक ही है। 2001 और 2011 के मध्य भारत में निम्नलिखित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पर दर्ज की गई? तो नागालैंड। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? अभी फिर से रिपीटेड प्रश्न है, प्रतिरक्षण से। यानी कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बाल मृत्यु दर को कम करना और बच्चों के लिए पूर्व टीकाकरण कवरेज की प्रतिक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। इसके अंतर्गत 7 बीमारियों को शामिल किया गया है। निम्न में से भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो है द्रास, कारगिल में स्थित है ये। ठीक है। देखो द्रास लेह लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, तो सबसे ठंडा तो होगा ही। चलो अब बढ़ेंगे आगे। लगभग 300 प्रश्न आज करेंगे और 11 प्रश्न बचे हुए हैं। निम्न में से कौन भारत में संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित कौन सा नहीं है बताना है हमें। भारत बोल रही थी मैं। तो देखो खस, जाड़, किरात, ये तो संथाल नहीं है। ठीक है। झारखंड साइड की है ना ये तो जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्जा दिया गया है, तो उधम सिंह नगर, यानी कि सबसे ज़्यादा यही है ना, इसीलिए। निम्न में से शेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो मुख्य सीमांत भ्रंश शेप। आप देखो यहाँ पे दिया गया है फिर से। खटीमा के आसपास सारदा है, देखो है ना, और चीला गंगा की है। छिब्रो टॉस है, आपने सुना ही होगा छिब्रो टॉस, और ढीलापुर यमुना। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाला। ठीक है। देखो इसमें क्या, खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है। शारदा नदी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। छिब्रो परियोजना टॉस पर है और देहरादून जिले में स्थित है। ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। और ढीलापुर परियोजना यमुना नदी पर स्थित है और ये परियोजना 1965 में चालू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पंजाब की अनुसूचित जाति की। ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापी शक्ति परियोजना स्थित है? तो कहाँ है? हरियाणा में। निम्नलिखित घाटियों में से शिपकिला दर्रा स्थित है? शिपकिला सतलज घाटी में स्थित है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो कहाँ का है? बिहार का।
भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में बोकारो लौह संयंत्र स्थापित है? तो बोकारो कहाँ स्थित है? ये है झारखंड में। हुंद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये वाला बताना है अभी। तो ये ना आंध्र तटीय होगा इसका आंसर, आंध्र तटीय परियोजना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा? बोमडिला। आज का आखिरी प्रश्न है, अब इससे आगे करेंगे कल वाली वीडियो में, पार्ट वाइज इसे डाल देंगे। भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधनशाला कौन सी है? तो देखो, असम में स्थित डिगबोई आपने ध्यान में देखा होगा, तो डिगबोई इसका आंसर होगा। देखो, भारत में सबसे पहले तेल परिशोधनशाला डिगबोई में स्थापित थी, है ना, असम में है ये। और इस कारखाने की स्थापना 11 दिसंबर 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई, और यहाँ एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा परिचालित तेल शोधन कारखाना है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल करेंगे इससे आगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।